पिछली बार जब मैं आपसे मिली थी तो मैंने आपसे सेंटेंस और सिलेबल स्ट्रेस की बातें की थी। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। स्ट्रेस क्या था? स्ट्रेस था दबाव देना। तो किसी भी सेंटेंस के किस वर्ड पे दबाव देने से मतलब चेंज होता है और किसी वर्ड में किस सिलेबल पे दबाव देने से वर्ड चेंज होता है, उसकी हमने बात की थी। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ ग्रामर की तरफ। जिस ग्रामर से आप अभी तक डर रहे थे उसका सामना करने जा रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक ले रहे हैं आर्टिकल्स का। ये न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं है, इंग्लिश का एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल्स। और ये इजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि सिर्फ 3 ही आर्टिकल्स हैं और 3 ही आपको याद रखने हैं, ए, एन और द। बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कुल मिला के 6 लेटर्स आपको याद रखने हैं। 3 वर्ड्स हैं, ए, एन और द। अब सबसे पहले तो मैं इस बात का जवाब देती हूँ कि ये आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो इंग्लिश में वर्ड्स के आगे जैसे हम एडजेक्टिव्स लगाते हैं उनको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, उनका थोड़ा मतलब बदलने के लिए, वैसे ही हम आर्टिकल्स भी लगा सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं खाली एक ही चीज़ लगा सकती हूँ, मैं दोनों चीज़ें लगा सकती हूँ। आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन, इस तरीके से मैं कर सकती हूँ। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, आप चाहें वैसे एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल्स का काम थोड़ा सा अलग है एडजेक्टिव से। आर्टिकल्स में ए और एन जो है वो एक टीम है और द जो है वो दूसरी टीम है। क्योंकि ए और एन का काम थोड़ा सिमिलर है तो आप इनको जुड़वा भाई भी कह सकते हैं, थोड़ा सा ही फर्क है दोनों में। और द जो है वो अलग टीम है क्योंकि द का काम थोड़ा सा अलग है। तो बस इन 3 आर्टिकल्स का काम के बारे में आपको जानना है, थोड़े से रूल्स जानने हैं और तुरंत आपके आर्टिकल्स ठीक हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम आर्टिकल्स हर सेंटेंस में डालते हैं और गलत तरीके से डाल देते हैं। इसलिए सबसे पहले सीखते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। तो ये जो ए और एन है, जो जुड़वा भाइयों की मैंने आपसे बात की थी, उनको कहते हैं, उनकी टीम का नाम है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट का मतलब है कि ये लोग श्योर नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर सकते, इसीलिए इनको इनडेफिनिट कहते हैं। क्योंकि ये किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं करते, ये इन जनरल चीजों की बात करते हैं। तो जब भी आपको जनरल में बात करनी हो चीजों की, तब आप यूज करेंगे ए और एन। जैसे कि आई वॉन्ट टू रीड अ बुक, तो इसका मतलब क्या है कि मैं वैसे एक किताब पढ़ना चाहती हूँ। कौन सी किताब नहीं पता, बस एक किताब पढ़ना चाहती हूँ। तो ये काम है ए और एन का। वैसे ही अगर मैं कहूं कि आई वॉन्ट टू सी एन एलिफेंट, तो मैं कोई भी एलिफेंट देखना चाहती हूँ। अब आप कहेंगे कि बुक के आगे ए और एलिफेंट के आगे एन क्यों? इसीलिए क्योंकि ए उन वर्ड्स के आगे लगता है जिनका साउंड कॉन्सोनेंट वाला होता है। याद है ना, हमने फोनेटिक्स में बहुत सारे साउंड सीखे थे, कुछ वावल्स के, कुछ कॉन्सोनेंट्स के। तो वो जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है उनके आगे ए लगता है। और जो भी साउंड्स ऐसे हैं, ए, ई, आई, ओ, यू की जो साउंड्स है यानी कि वावल साउंड्स हैं, उनके आगे एन लगता है। तो मैं अल्फाबेट की बात नहीं कर रही, ये ध्यान रखना, क्योंकि यूनाइटेड के आगे आप ए लगा सकते हैं और आवर के आगे एन लगाते हैं। तो आप बोलेंगे यूनाइटेड तो यू से शुरू होता है और आवर तो एच से शुरू होता है। सिंपल लॉजिक क्या है, साउंड क्या है वो सोचो। यूनाइटेड य है कॉन्सोनेंट साउंड। आवर एच साइलेंट है, साउंड किसका है, आवर वावल साउंड, तो हो गया एन। अगर ये सिंपल लॉजिक आप समझ चुके हैं तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में एक और बात समझाती हूँ। मैंने आपको कह ही दिया है कि ए और एन यूज करने का मतलब है कि मैं किसी पर्टिकुलर चीज की बात नहीं कर रही हूं। तो अगर मैं कहती हूं कि आई वॉन्ट टू थैंक अ पुलिसमैन और अगर मैं कहती हूं आई वॉन्ट टू थैंक द पुलिसमैन, तो भले दिखने में ये सेंटेंस एक जैसी लगती है पर मतलब अलग है, सेम मतलब नहीं है। तो अगर आपने अ के जगह ध यूज किया तो भी गलत, अ के जगह एन यूज किया तो भी गलत। तो इन तीनों का डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं कहती हूँ आई वॉन्ट टू थैंक अ पुलिसमैन, तो मेरा मतलब है मुझे बस किसी भी पुलिस वाले को थैंक यू बोलना है। और अगर मैं कहती हूँ आई सॉ एन एलिफेंट, तो मेरा मतलब है मैंने एक एलिफेंट देखा, कौन सा वाला देखा नहीं पता। तो ये काम है इनडेफिनिट आर्टिकल्स का। अब डेफिनेट आर्टिकल्स क्या करते हैं ये भी समझ लेते हैं। वैसे आर्टिकल्स तो नहीं होते, डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, वन मैन टीम है। ध है हमारा डेफिनेट आर्टिकल। इसको डेफिनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भाई साहब जो है ना, ये श्योर है,
ये जानते हैं कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। मतलब द हम तब यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बोलती हूं आई वॉन्ट टू थैंक द पुलिसमैन, तो मैं एक पुलिसमैन को रेफर कर रही हूं। शायद वो एक पुलिसमैन ने मेरी बिल्ली बचाई हो, तो मुझे उसको जाकर थैंक यू बोलना है। सो दैट आई वॉन्ट टू थैंक द पुलिसमैन। अब अगर मैं कहूं इसी तरीके से कि आई एम रीडिंग द बुक, तो मैं रेफर कर रही हूं एक ऐसी बुक की जिसकी शायद आपने और मैंने बात की है या शायद आप ही ने मुझे दी है। तो मैं कहूंगी आई एम रीडिंग द बुक दैट यू गेव मी लास्ट वीकेंड। तो मैं एक स्पेसिफिक बुक की बात कर रही हूं। अब ये समझते हैं कि द कहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। कहां करना है वो तो देख ही लिया है, कहां नहीं कर सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो ये रूल्स याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं और फिर वो ग्रामर गलत हो जाता है। तो सबसे पहली चीज तो शहरों के आगे ध यूज नहीं होता, मतलब कि ध जयपुर, द आगरा गलत है। कंट्रीज, द इंडिया, द चाइना गलत है। स्ट्रीट्स, कोई भी स्ट्रीट का नाम है, अगर लंदन स्ट्रीट है, अगर मकाऊ स्ट्रीट है, तो उसके आगे हम द नहीं लगा सकते हैं। पहाड़, माउंटेन्स, हिमालयाज के आगे द नहीं लगाना होता है, द हिमालय नहीं कहते हैं। कॉन्टिनेंट्स, द एशिया, द यूरोप नहीं होता है, गलत है। आइलैंड्स, आइलैंड्स का नाम तो मैं नहीं जानती, पर किसी भी आइलैंड के आगे भी आप द नहीं लगा सकते हैं। जैसे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स है, उसके आगे आप द नहीं लगा सकते हैं। इस चीज का बस बहुत ध्यान रखिएगा। जब भी मैं इन बातों के बारे में कहती हूँ तो ज्यादातर मुझे यही सवाल आता है कि फिर द इंडिया नहीं तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्यों? सवाल तो सही है, ये है तो दोनों कंट्रीज। फिर बात यह है कि कंट्री का नाम असल में अमेरिका है, बाद में नाम को बदला गया क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मतलब है कि अमेरिका के अंदर जो 50 स्टेट्स हैं उनको रिफर करने के लिए हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि ये 50 स्टेट एक साथ है, एकजुट है, तो उन्हें रेफर करने के लिए नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वरना कंट्री और कॉन्टिनेंट का नाम अमेरिका है। तो इस अमेरिका के आगे मैं द नहीं लगा रही, मैं द लगा रही हूं यूनाइटेड के आगे, क्योंकि मैं उन स्पेसिफिक 50 स्टेट्स की बात कर रही हूं जो एकजुट होके अमेरिका के देश में रह रहे हैं। तो द यूनाइटेड स्टेट्स, इसीलिए मैं द लगाती हूं। अब आप कहेंगे कि यूनाइटेड है तो ए और एन क्यों नहीं? क्योंकि द स्पेसिफिक होता है, एन तो मैंने आपको बता दिया कि यूनाइटेड का साउंड य है, इसलिए मैं एन नहीं लगाऊंगी, द लगाऊंगी। और ए क्यों नहीं लगाऊंगी? क्योंकि ए यूज होता है जब मुझे जनरली बात करनी है। जैसे अगर मैं बोलूं वी मस्ट पुट अप अ यूनाइटेड फ्रंट, तो मैं एक जनरल यूनाइटेडनेस की बात कर रही हूँ, एकजुटता की बात कर रही हूँ, तो तब मैं ए लगा सकती हूँ। पर इस केस में मैं स्पेसिफिक 50 स्टेट्स की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं ध लगाऊंगी। अगर इतना क्लियर है तो और कहाँ कहाँ ध लगा सकते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो जैसे कि कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, ताजमहल है, कोई नदियां हैं जैसे कि द नाइल है, उसके आगे ध लगा सकते हैं। ओशंस है जैसे कि द पैसिफिक, उसके आगे ध लगा सकते हैं। कोई जियोग्राफिकल लोकेशंस है जैसे कि द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, उसके आगे भी हम ध लगा सकते हैं। और सहारा जैसे कोई डेजर्ट्स है तो उन्हें भी हम कहते हैं द सहारा। अब हम कुछ कॉमन रूल्स के बारे में सीख लेते हैं। ज्यादा मुश्किल रूल्स नहीं है ये, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें अगर ध्यान रख लेंगे आर्टिकल्स में तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और हमारा ग्रामर एकदम ऑन पॉइंट रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की। जैसे कि नाम कह रहा है अनकाउंटेबल, यानी कि कुछ ऐसा जिसको हम गिन नहीं सकते। तो ऐसी चीजें होती है नाउन्स, यानी कि चीजों के नाम, लोगों के नाम, जगहों के नाम। तो लोगों और जगहों के नाम तो अनकाउंटेबल नहीं होते ज्यादातर केसेस में, लेकिन कोई ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जैसे कि इंफॉर्मेशन। मैंने आपको कितनी इंफॉर्मेशन दी, 1 2 3 4, मैं गिन नहीं सकती, कोई यूनिट्स नहीं है मेजरमेंट के। तो उन नाउन्स के आगे मैं ए और एन नहीं लगा सकती। तो मैं जानती हूं कि इंफॉर्मेशन आई से शुरू होता है और साउंड भी उसका ई का है, पर उसके आगे मैं एंड नहीं लगा सकती। वैसे ही आइस है, वाटर है, कितना पानी नहीं पता, कितना आइस नहीं पता। आइस क्यूब्स को गिन सकती हूं लेकिन आइस को नहीं गिन सकती, इसीलिए उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, जो कि गिनना इम्पॉसिबल है।
तो कहना कि प्लीज गिव मी एन इन्फॉर्मेशन गलत होगा। इससे अच्छा है कि कहो प्लीज गिव मी सम इन्फॉर्मेशन। अब आप सोचेंगे कि इनके आगे ध लग सकता है या नहीं। ध आप लगा सकते हैं, लेकिन तब जब आप किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप कह रहे हैं प्लीज गिव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेमिनार, तो फिर मैं ध लगा सकती हूँ क्योंकि मैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ। अगर इतना क्लियर है तो मैं आपको एक और रूल की तरफ लेके जाती हूँ, जो कि है प्रोनाउंस का रूल। प्रोनाउंस तो आप जानते ही है कि जब मुझे नाउन वापस से यूज नहीं करना है तब मैं प्रोनाउन यूज करती हूँ। जैसे कि आई, यू, हिज, हर, माई, योर, देयर, ये सब प्रोनाउंस है। जब मैं नाउन को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ तब मैं प्रोनाउन को लेके आती हूँ। तो उनके आगे आर्टिकल्स नहीं यूज हो सकते हैं। यानी कि मैं ऐसा नहीं कह सकती कि वाई आर यू रीडिंग द माई बुक, तो द और माई साथ में यूज नहीं हो सकते हैं, वो गलत है। दोनों को आप अलग अलग जरूर यूज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं वाई आर यू रीडिंग माई बुक, वाई आर यू रीडिंग द बुक। अगर मैं द बुक कहती हूं तो आई एम रिफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक। तो कौन सी वाली बुक? ये वाली बुक। ये वाली बुक क्यों पढ़ रहे हो, या फिर मेरी किताब क्यों पढ़ रहे हो। तो माई और द मैं अलग अलग जरूर यूज कर सकती हूँ, पर द माई साथ में गलत होगा, इसलिए वो मत यूज कीजिएगा। वैसे ही बात होती है ओमिशन की, यानी कि उसे हटा देने की, उसे इग्नोर कर देने की। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि जहां पे कोई वर्ड ऐड करने की जरूरत ही नहीं लगती है, क्योंकि मतलब पता चल ही जाता है। या कोई नाउन ऐसा होता है जो कोई चीज का नाम नहीं हो शायद, लेकिन एकदम एक कोई आइडिया का नाम हो, तो उसके आगे भी जरूरत नहीं पड़ती है आर्टिकल की। जैसे अगर मैं कहूँ द क्रिएटिविटी इज वैल्यूएबल इन चिल्ड्रन। अब क्रिएटिविटी क्या है? कोई चीज का नाम थोड़ी ना है। क्रिएटिविटी तो बस एक है जो होती है बच्चों में। हम सब जानते हैं कि कोई अगर क्रिएटिव इंसान है जिसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, अलग तरीके से चलता है, तो उसे हम क्रिएटिव कहते हैं। तो ये एक कोई पर्टिकुलर चीज का नाम नहीं है, एक आइडिया का नाम है क्रिएटिविटी। तो उस आइडिया के आगे द लगाने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट कह सकती हूँ क्रिएटिविटी इज वैल्यूएबल इन चिल्ड्रन। तो वहां पे ध लगाऊंगी तो शायद गलत हो जाए, इसीलिए ध को नहीं यूज करूंगी वहां पे। तो अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है तो मत लगाइए। वैसे ही काफी सारे लैंग्वेजेस होते हैं या नेशनैलिटीज होती है, उनके जो नाम होते हैं उनके आगे आर्टिकल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मैं कहती हूं द फ्रेंच, तो मेरा मतलब है फ्रेंच लोग, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं, नेशनैलिटी फ्रेंच नहीं, जो इंसान फ्रेंच है वो फ्रेंच। वैसे ही अगर मुझे फ्रेंच एज ए लैंग्वेज यूज करना है तो फिर मैं सिर्फ फ्रेंच कहूंगी। आई एम लर्निंग फ्रेंच, सिर्फ इतना कहूंगी, क्योंकि मैं फ्रेंच को एज ए लैंग्वेज यूज कर रही हूँ। एक ही वर्ड को मैं नेशनैलिटी में भी यूज करती हूँ, लोगों के लिए भी करती हूँ और लैंग्वेज के लिए भी करती हूँ। तो जब मैं लैंग्वेज और नेशनैलिटी की बात कर रही हूँ तब आर्टिकल नहीं डालूंगी, पर जब मैं लोगों की बात कर रही हूँ, द फ्रेंच आर वेरी मीन, तो मैं कह सकती हूँ कि जो फ्रेंच लोग हैं वो काफी मीन है, काफी रूड होते हैं, ऐसा कई लोगों को लगता है। तो तब मैं द यूज कर सकती हूँ, पर लैंग्वेज और नेशनैलिटी में मैं नहीं यूज करूंगी। वैसे ही अगर कोई स्पोर्ट्स का नाम है या कोई एकेडमिक सब्जेक्ट्स है जो हम स्कूल में सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, उन सब के आगे आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। वैसे ही बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब के आगे भी आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। ये सब है नाउन्स, लेकिन इन सब के आगे जरूरत नहीं है। तो जब आप इंग्लिश में अच्छे हो जाएंगे तो आप कहेंगे आई एम गुड एट इंग्लिश। आप ये नहीं कहेंगे आई एम गुड एट द इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश के आगे द की जरूरत नहीं है, एंड की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही आप कहेंगे आई रियली लाइक प्लेइंग क्रिकेट, आप ये नहीं कहेंगे कि आई रियली लाइक प्लेइंग द क्रिकेट। यही रूल्स है बस आर्टिकल्स के। अगर आप इतना समझ चुके हैं तो आपके आर्टिकल्स बिल्कुल क्लियर है। ए, एन और द के बारे में आज हमने बात की। अगली क्लास में मेरा वेट कीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास में मैं लेके आऊंगी एक और ग्रामर कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, ये सब अगली क्लास में बताऊंगी, इसलिए जल्दी से मिलूंगी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।